नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। एक बहुत ही छोटी सी न्यूज़, मात्र 4-5 मिनटों की, वो आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। थाईलैंड में कोर्ट ने पीएम को पद से हटा दिया है। कंबोडिया के नेता से बात करते हुए आर्मी चीफ की उन्होंने आलोचना की थी और अब वहां की डिप्टी पीएम इस पद को संभालने वाली हैं। पाइतोंग तार्न शिनवात्रा ये अगस्त 2024 में देश की प्रधानमंत्री बनी थी। अब थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने पीएम पाइतोंग तार्न शिनवात्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है और उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फ़ोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड के मामले में गंभीर माना जाता है क्योंकि सेना वहाँ का काफ़ी प्रभावशाली है वहाँ पर। और इस बातचीत के लीक होने के बाद देश भर में गुस्सा फैल गया। कोर्ट ने 7-2 के अंतर से 7/2 मतलब 7 लोगों ने हटाने का कहा और 2 लोग उनसे भिन्न मत रखते थे के अंतर से पीएम को पद से हटाया। अब कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत की जांच की जाएगी। अगर वह दोषी पाई गई तो उन्हें हमेशा के लिए पद से हटाया जा सकता है। अब पीएम के खिलाफ नैतिकता के उल्लंघन का मामला स्वीकार कर लिया गया है और अब जांच पूरी होने तक वह प्रधानमंत्री के पद पर काम नहीं कर सकेंगी। जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं होता तब तक डिप्टी पीएम फुमथम बेचायाचाई सरकार चलाएंगे। अब थाईलैंड की पीएम जो शिनवात्रा मंगलवार को बैंकॉक में कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रही थी। सहयोगी पार्टी ने साथ छोड़ दिया है। अब सरकार पर संकट आ गया है। इस कॉल के लीक होने से सरकार पर भारी दबाव बना हुआ है। एक बड़ी पार्टी गठबंधन छोड़ चुकी है जिससे गठबंधन बहुमत कमजोर हो गया है। पाइतोंग तार्न ने माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि उनकी टिप्पणी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए थी, ना कि बढ़ाने के लिए। और उन्होंने कहा कि वह कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करेंगी और उसे मानेगी। लेकिन उन्होंने यह भी माना है कि वह चिंतित हैं। इस बीच उनके खिलाफ भ्रष्टाचार आयोग भी जांच कर रहा है जिससे उन पर पद से हटाए जाने का खतरा और बढ़ गया है। वहीं थाई राजा ने उनके मंत्रिमंडल में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है। नए फेरबदल में कुछ पुराने मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को शामिल किया गया है और इस बीच उन्होंने पाइतोंग तार्न ने खुद को संस्कृति मंत्री बना लिया है। उन्होंने कहा कि यह थाई संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाने पर काम करेंगी। और ये एक छोटी सी हमारे पास न्यूज़ आई थी। अब पुलिस अफसर से प्रधानमंत्री तक का उन्होंने सफ़र तय किया था। 78 मुस्लिमों को ट्रक में ठूस कर मारा था। तख्ता पलट झेला उन्होंने, फिर भी सत्ता में उनकी फैमिली बनी रही। अब बेटी चलाएगी थाईलैंड को। थाकसिन शिनवात्रा ये जो परिवार है देश में सबसे ताकतवर और प्रभावशाली परिवार है। इससे पहले इनके पिता भी देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं।
2 बार तख्ता पलट झेल चुके हैं, फिर भी सत्ता में फैमिली है। अब साल 2004 की बात है, थाईलैंड के दक्षिणी हिस्से में अलग मुस्लिम देश पट्टानी के लिए भारी प्रदर्शन हो रहे थे। मुस्लिम बहुल्य नरथिवात राज्य में पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया और 25 जून को इनकी रिहाई के लिए 2000 से ज़्यादा मुस्लिम एक पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा हो गए थे। अलगाववादियों और पुलिस में टकराव तेज हुआ। तब पीएम रहे थाकसिन शिनवात्रा ने इसे सख्ती से कुचलने का आदेश दिया। पुलिस ने हजारों लोगों को जबरन पकड़कर उन्हें निर्वस्त्र किया और उनके हाथ पीठ के पीछे बांध दिए। उन्हें 26 ट्रकों में ठूसकर 150 किलोमीटर दूर एक आर्मी कैंप पर भेज दिया। 7 घंटे बाद जब उन्हें कैंप से उतारा गया तो उनमें से 78 के दम घुटने से मौत हो चुकी थी। इस घटना में थाईलैंड सरकार को काफ़ी आलोचना हुई थी। अलगाववादियों का समर्थन कर रहे मलेशिया ने भी इस पर नाराजगी जताई थी। हालांकि इस घटना ने थाईलैंड की बौद्ध बहुल जनता के बीच थक्सिन को लोकप्रिय बना दिया। लोगों को लगा कि थक्सिन ही वो शख्स है जो देश को एकजुट रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इन्हीं थक्सिन की बेटी पाइतोंगतान शिनवात्रा थाईलैंड की पीएम हैं, जिनसे पीएम मोदी थाईलैंड की यात्रा के दौरान मुलाकात करेंगे। अब थक्सिन शिनवात्रा का परिवार देश में सबसे ताकतवर और प्रभावशाली है। पुलिस की नौकरी करने वाले थक्सिन शिनवात्रा ये इतने ताकतवर हो कैसे गए, देखने वाली बात ये है। अब गृह युद्ध में चीन की हालात खराब हुई तो परदादा थाईलैंड आ गए। ये बात 1850 सन की है। चीन में होंग शियाओ चुआन नाम के एक शख्स ने बौद्ध धर्म के खिलाफ अभियान छेड़ रखा था। होंग खुद को ईसा मसीह का छोटा भाई बताता था। उसने किंग राजवंश के खिलाफ बगावत कर चीन के दक्षिणी इलाके को हड़पने की कोशिश की थी। इससे देश में भीषण गृह युद्ध शुरू हो गया। इसमें 2 करोड़ लोग मारे गए। देश की हालात खराब हो चुकी थी। ऐसे में सेंग सियाखू नाम के एक शख्स ने देश छोड़ दिया और सियाम चले आए। तब थाईलैंड को सियाम कहा जाता था। ये तब की बात है जब 1870 की आपको बात बता रहे, 1850 की। सेंग ने रेशम के कपड़े का बिजनेस शुरू किया और खूब तरक्की की। 1938 में सियाखू परिवार ने थाई संस्कृति में घुलने मिलने के लिए शिनवात्रा टाइटल अपना लिया था, नहीं अपनाया। थक्सिन सियाखू परिवार की 5वीं पीढ़ी के वंशज हैं। थक्सिन का जन्म 1949 में हुआ था, मतलब करीब 76 साल के हो चुके। थक्सिन के दादा चियांग सियाखू परिवार के रेशम बिजनेस को आगे ले गए और शिनवात्रा सिल्क्स की स्थापना की। थक्सिन के पिता लेओट शिनवात्रा ने भी अपने फैमिली बिजनेस को और आगे बढ़ाया। साथ ही राजनीति से भी जुड़ गए और राजनीति करने लगे। लोएट 1968 से 1976 तक सांसद भी रहे। इससे थक्सिन को कम उम्र में ही राजनीतिक पहचान मिल गई और पुलिस से पीएन बनने का सफर जो है इस प्रकार तय हुआ। मॉन्टफोर्ट कॉलेज में, आर्म्ड फोर्स एकेडमी में, सैन ह्यूस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1978 में डॉक्टरेट किया। ये इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और कैरियर ये है कि रॉयल थाई पुलिस इसकी सर्विस की इन्होंने 1973 से लेकर 87 तक। बिजनेस किया कंप्यूटर रिटेल कंपनी एडवांस्ड एंड इंफ्रो सर्विस 1986 में और शिनवात्रा कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन 1987 में। राजनीतिक कैरियर इनका है, विदेश मंत्री रहे 1994 में, डिप्टी सीएम 2 बार रहे 96-97 में और प्रधानमंत्री बन गए 2001 से 2006 के बीच में।
अब पुलिस से बिजनेस में एंट्री सबसे अमीरों की लिस्ट में शामिल हैं। 1973 में रॉयल थाई पुलिस ने अपने कैरियर की शुरुआत की। इसके बाद स्कॉलरशिप पर अमेरिका गए, वहाँ क्रिमिनल जस्टिस में मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। फिर वे थाईलैंड आ गए और पुलिस विभाग में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुँच गए। पुलिस में रहते हुए थक्सिन की मुलाकात पोर्ट जमान नवाद मारोंग से हुई और दोनों ने परिवार की रजामंदी से साल 1976 में शादी कर ली। थक्सिन की पत्नी बेहद अमीर घराने से थी। उनकी नानी का संबंध राज परिवार से था। कुछ साल पुलिस की नौकरी करने के बाद थक्सिन ने 1987 में पुलिस सर्विस से इस्तीफा दे दिया और टेली कम्युनिकेशन बिजनेस से जुड़ गए। पुलिस में अच्छे पद पर रहे होने के कारण, ताकतवर पुलिस परिवार का दामाद होने के कारण और पिता के राजनीति में शामिल होने का उन्होंने खूब भरपूर फायदा उठाया। उनकी कंपनी शिन कॉरपोरेशन अगले कुछ सालों में देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन गई और बेटी उनकी पाइतोंग तारने के साथ थक्सिन शिनवात्रा, ये एक फ़ोटो है जो शेयर की गई है। लोएट शिनवात्रा 1968 से 76 तक सांसद रहे थे, जिनके चलते थक्सिन को भी पहचान मिली। राजनीति में एंट्री लेते ही सार विदेश मंत्री बन गए थक्सिन। पिता के राजनीति में होने की वजह से थक्सिन के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पहले से ही मौजूद थीं। उन्होंने साल 1994 में राजनीति में एंट्री ली। पलंग धम्मा पार्टी, उससे जुड़ गए पीडीपी। इसी साल उन्हें थाईलैंड की गठबंधन सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया। हालांकि वे इस पद पर 3 महीने ही रह पाए और सरकार गिर गई। 1998 में उन्होंने अलग रास्ता अपनाते हुए थाई रॉक थाई TRT पार्टी की स्थापना की। फिर 2001 में चुनावों में लगभग आधी सीटें जीत ली। थाईलैंड के 23वें प्रधानमंत्री बन गए। थक्सिन ने गरीबों व ग्रामीण लोगों के लिए सस्ता स्वास्थ्य, कर्ज, विकास योजनाएं शुरू की। ये लोग राजा को भगवान का अवतार मानते थे, वे अब थक्सिन के करीब आने लगे। इससे राजा के समर्थकों और एक बड़े संपन्न वर्ग को लगा कि थक्सिन की बढ़ती ताकत उनकी पारंपरिक सत्ता को चुनौती दे रही है। और थक्सिन ने 2003 में ड्रग के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई थी। इस मुहिम को वार ऑन ड्रग्स नाम दिया गया था। सिर्फ 3 महीने में ड्रग कारोबार से जुड़े 2500 से ज़्यादा लोग मार दिए गए थे। इससे देश में ड्रग इंडस्ट्री की कमर टूट गई, अपराध कम हो गए, आम लोगों ने थक्सिन में बेहद लोकप्रिय हो गए। लेकिन मानवाधिकारों को लेकर उनकी आलोचना बराबर और खूब होने लगी। अब मुस्लिमों के देश की मांग को सख्ती से कुचल दिया उन्होंने। 2004 में दक्षिणी थाईलैंड में मुस्लिम अलगाववादी विद्रोह तेज हो गया था। वे कई दशकों से मुस्लिमों के लिए अलग पाटनी देश की मांग कर रहे थे। इसे पड़ोसी मुस्लिम बहुल देश मलेशिया का छिपा समर्थन भी मिल रहा था और इसी से जुड़े मामले में अलगाववादियों और पुलिस में टकराव हो गया। थक्सिन ने इसे सख्ती से कुचलने का आदेश दिया। एक ही दिन में 85 मुस्लिम अलगाववादियों की मौत हो गई। इसमें 78 दम घुटने से मर गए, जबकि 7 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और प्रदर्शनकारियों को ट्रक में ले जाने से पहले उनके कपड़े उतार दिए गए थे, हाथ पीठ पर बांध दिए गए थे। इस घटना की वजह से थक्सिन सरकार की काफ़ी आलोचना भी हुई थी। मलेशिया ने भी इस पर नाराजगी जताई, लेकिन बौद्ध बहुल जनता ने उनका समर्थन किया। उन्हें लगा कि थक्सिन देश को एकजुट और मजबूत रख सकते हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस घटना के बाद 2005 में थाईलैंड में आम चुनाव हुए, जिसे शिनवात्रा ने आसानी से जीत लिया। उनकी पार्टी 500 में से 377 सीटें जीतकर आ गई और वे दोबारा पीएम बने। इसी बीच साल 2006 में थक्सिन ने शिन कॉरपोरेशन में 49% की हिस्सेदारी एक सिंगापुर की कंपनी को $1.9 बिलियन में बेच दी। इसके लिए थक्सिन ने जनवरी 2006 में ही एक कानून बनाया था और नियमों के मुताबिक इस डील में थक्सिन को कोई प्रॉफिट टैक्स नहीं चुकाना पड़ा। इसे लेकर थक्सिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा।
अब थाईलैंड से अलग मुस्लिम देश की मांग होनी शुरू हो गई, जिसमें पाटनी, याला, नरथिवात ये जगह थी। और थक्सिन ने राजा से दुश्मनी मोल ली, तख्ता पलट हुआ। इसी दौरान थाईलैंड के पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी PAD नाम के संगठन की स्थापना हुई। इससे जुड़े लोग पीले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ रैलियां निकालने लगे। इसे येलो शर्ट आंदोलन कहा गया। इससे देश में राजनीतिक अशांति पैदा हो गई। थक्सिन ने संसद भंग कर दी और फिर से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। विपक्ष ने इस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ऐसे में थक्सिन की पार्टी आसानी से चुनाव जीत गई, लेकिन अदालत ने इस चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। तत्कालीन राजा भूमिबोल अदुल्यदेज ने इसे अलोकतांत्रिक बताया और देश को फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया। देश में थक्सिन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया। थक्सिन फिर भी पद पर बने रहे। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल होने न्यूयॉर्क गए। मौका पाकर 19 सितंबर 2006 को सेना ने तख्ता पलटकर उनकी सरकार गिरा दी। उनकी पार्टी TRT को भंग कर दिया गया। उन्हें राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया। तख्ता पलट के बाद उनके समर्थकों ने यूनाइटेड फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी अगेंस्ट डिक्टेटरशिप UDD संगठन की स्थापना की। इससे जुड़े लोग लाल रंग के वस्त्र पहनकर थक्सिन के समर्थन में रैलियां निकालने लगे। इसे रेड शर्ट्स आंदोलन कहा गया। अब ये वर्सेस हो गया, रेड वर्सेस येलो। अब ये इस राजनीति में फंस गई थाईलैंड की राजनीति। यूनाइटेड फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी अगेंस्ट डिक्टेटरशिप, उधर पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी PAD, उधर UDD। और 2005 में स्थापना उनकी हुई और इनकी 2006 में हुई। और थक्सिन परिवार की को सत्ता में लाना इनका मकसद था और इनको यक्सिन परिवार को सत्ता से बाहर करना था। गरीब, किसान, मजदूर और कम आय वाले लोग इसमें सदस्य बने। और ये जो येलो शर्ट वाले हैं, इनके मध्यम वर्ग, बिजनेसमैन और शाही परिवार से जुड़े लोग इनके सदस्य बने। थाई राजा ये अदुल्य देज से जुड़ा है और लाल शर्ट वाले थक्सिन की पार्टी TRT के झंडे से लिया गया कलर है। अब इसमें थोड़ी सी न्यूज़ और है कि थक्सिन ने विदेश में रहकर चलाई देश की राजनीति। अब देश लौटने पर गिरफ्तारी का खतरा था। इन्होंने विदेश में शरण ले ली। दुबई में 15 साल तक निर्वासन रहे। इस दौरान थाईलैंड की राजनीति में इनका असर बना रहा। उनकी गैर मौजूदगी में उनकी छोटी बहन यिंगलक शिनवात्रा ने 2011 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने फ्लू थाई पार्टी का नेतृत्व किया। यिंगलक ने भारी बहुमत से चुनाव जीता और थाईलैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गईं। उनकी सरकार में थक्सिन की नीतियों को ही आगे बढ़ाया। 2014 में यिंगलक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके चलते सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। अब चावल सब्सिडी घोटाले का आरोप लगा। 2017 में उन्होंने भी थाईलैंड छोड़ दिया। थक्सिन और यिंगलक दोनों निर्वासन में थे। हालांकि इस दौरान उनका राजनीति में प्रभाव बना रहा। इस दौरान फ्यू पार्टी लगातार चुनावों में मजबूत बनी रही। 15 साल के निर्वासन के बाद थक्सिन ने 2023 में वापस थाईलैंड लौटने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में शाही माफ़ी भी मिल गई। 2023 में उनकी फ्यू थाई पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई और थक्सिन के करीबी माने जाने वाले सेस्ट्रा थाविसिन प्रधानमंत्री बन गए। एक साल बाद ही कैबिनेट में एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले वकील को शामिल करने के आरोप में कोर्ट ने थाविसिन को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया। इसके 2 दिन बाद थक्सिन की बेटी पाइतोंगतान शिनवात्रा को देश का नया PM बनाया गया। हालांकि पाइतोंगतान को थक्सिन शिनवात्रा की कठपुतली कहा जाता है और आमतौर पर तख्ता पलट में जो लोग पद से हटाए जाते हैं उन्हें राजनीति से बाहर कर दिया जाता है, वह कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन थक्सिन की ताकत बरकरार रही। 2 तख्ता पलट झेलने के बाद भी, जो हमने शुरू में कहा था, अपने दोस्त और बेटी को प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब हुए। यही वजह है कि उनके विरोधी भी दबे स्वरों में उन्हें रियल फाइटर मानते हैं।
अब थाईलैंड के राजा को राम कहने के पीछे की कहानी क्या है? तो थाईलैंड में बौद्ध धर्म प्रमुख है, लेकिन उनकी संस्कृति पर हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव है। रामायण थाईलैंड में बहुत लोकप्रिय है और इसे थाई भाषा में रामकियन कहा जाता है। रामकियन को थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भगवान राम को एक आदर्श राजा माना जाता है। थाई राजा अपने आप को इस छवि से जोड़ते हैं, इसलिए उन्हें राम की उपाधि दी गई। थाईलैंड में राजा को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। राम विष्णु के 7वें अवतार हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ विष्णु की सवारी है, जो राम से जोड़ा है और राजशाही की शक्ति का प्रतीक है। थाईलैंड में फिलहाल चक्री वंश के राजा हैं। इस वंश की स्थापना 1782 में फ्रा बुद्धा योदफा चुलालोक ने की थी। उन्हें रामा प्रथम नाम दिया गया था। तब से हर राजा के साथ राम जोड़ा जाने लगा। जब रामा प्रथम ने बैंकॉक को राजधानी बनाया तो उन्हें रामकियान को बढ़ावा दिया। वर्तमान राजा महा वजीराल लॉन्गकॉर्न को रामा एक्स कहा जाता है, क्योंकि वे वंश के 10वें राजा हैं। तो ये थी हमारी पूरी प्रस्तुति, हमने आपको दे दी, जो कि हमारी कोशिश थी कि हम इसको मात्र एक सूचना के तौर पर आपको दें, परंतु पूरा इतिहास हमने पूरा विस्तार से खूब खुलासे के साथ आपको ये पूरी सूचना उपलब्ध करा दी। तो इसके साथ ही हम आपसे आज्ञा भी चाहेंगे और ये अपेक्षा करेंगे कि इतनी विविधता से हम अपने जो एपिसोड हैं ये बनाते हैं, और ये मात्र आपके लिए है, आपकी सेवा के लिए है, आपकी जानकारी के लिए है, आपको अपग्रेड करने के लिए है। तो आप भी हमें रोजाना अपग्रेडेशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी खुशी होगी, परिवार बड़ा होगा, ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाएगी और इस परिवार में बढ़ोतरी होगी। तो ये हमारा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इस परिवार को आगे बढ़ाने में आपके कंधों पर जिम्मेदारी डाली जाती है। और आप अपने सज्जनों, मित्रों, यार दोस्तों, रिश्तेदारों, समाज के लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ये जिम्मेदारी आपकी है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।